Assalamu alaikum. I hope you are all fine. Today is our first lecture of machine design, or we call this subject as a mechanical design. Today we will start from the introduction of this subject. In the last lecture, we have already discussed the definitions and introduction of the machine design and mechanical design and how it works. It was a general discussion in the last lectures. Uh, Today, in detail, we are going to discuss. Again, we will repeat the definition and we will see what is written in this book. देखें जी डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि जी मशीन डिज़ाइन की डेफिनेशन हमें ये कहती है कि मशीन डिज़ाइन से मुराद एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नई मशीन्स की क्रिएशंस या जो पुरानी मशीन है उनको इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है कि मशीन डिज़ाइन इज द सब्जेक्ट which help us in the creation of new machines, जो नई मशीन को क्रिएट करने में हमारी हेल्प करते हैं या फिर जो पुरानी मशीन है उनको इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करते हैं। एक नई और बेटर मशीन से क्या मुराद है? एक नई और बेटर मशीन से हमारे यहाँ पे मुराद है कि ऐसी मशीन, ठीक है, जो इकोनॉमिकली, ठीक है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन जिसकी बेहतर हो। हमारी जो नई और बेहतर मशीन से मुराद ये होती है, यही है कि जो इकोनॉमिकली और वर्केबिलिटी के लिहाज से जो हमारे पास पुरानी मशीन है उससे बेहतर हो। यानी हम ड्यूरिंग ऑपरेशन उस पर कॉस्ट कम से कम है, हम उसकी कॉस्ट कम कर लें, ठीक है, इम्प्रूव मशीन का ये मतलब है। या दूसरी बात ये है कि हम जो नई मशीन बनाएं, जो एक इम्प्रूव डिज़ाइन बनाएं, उसकी वर्किंग पहली मशीन से बेहतर हो। ठीक है, अच्छा जी, ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के लिए आप हमारे पास कुछ प्री रिक्वेस्टेड सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो आप काफ़ी हद तक पढ़ चुके हो, कुछ आप लोग आगे पढ़ लोगे, ठीक है, जिसमें मैथमेटिक्स है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, थ्योरी ऑफ मशीन है, वर्कशॉप प्रोसेसेस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। अकॉर्डिंग टू दिस बुक आप लोगों ने ये सब्जेक्ट पहले वो पढ़े हों, देन यू कैन कोप विद दिस सब्जेक्ट। लेकिन आपने नहीं पढ़े हुए, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा सबकी बेसिक्स जो है वो देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक हमने डेफिनेशन के बाद आज करना है, इट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन डिज़ाइन। ठीक है, या मशीन डिज़ाइन की टाइप्स कह लें, या मशीन डिज़ाइन को हम क्लासीफाई कैसे करते हैं, वो हमने पढ़ना है। इसमें सबसे पहले है हमारे पास अडेप्टिव डिज़ाइन। अच्छा जी, अडेप्टिव डिज़ाइन से हमारा मुराद यहाँ पे ये है कि एक ऐसा डिज़ाइन जो हम कहीं से अडॉप्ट कर लें, यानी कहीं से हम कॉपी कर लें और अपने पास पेस्ट कर लें। इसमें इसकी बहुत आसान सी एग्जांपल हमारे पास ये है कि हम जिस पाकिस्तानी पॉलिटिक्स या पाकिस्तानी साइंटिस्ट चाइना में जाते हैं, ठीक है, चाइना में उनको एक पावर प्लांट लगा नजर आता है, वो कहते हैं बहुत अच्छा पावर प्लांट है, तो उसको वो सेम टू सेम पाकिस्तान में कॉपी कर लें और उससे पावर जनरेट करनी शुरू कर दें, तो इट विल बी अडॉप्टेड डिज़ाइन, यानी हमने वो डिज़ाइन के इसे अडेप्ट कर लिया है। दिस इज कॉल्ड अडॉप्टिव डिज़ाइन। इसमें अडॉप्टिव डिज़ाइन में हमें कोई ज़्यादा न्यू जो है वो स्टडी नहीं करनी पड़ती, ठीक है, इसमें जस्ट हमें रिवर्स इंजीनियरिंग करनी होती है, जस्ट कह लें कॉपी और पेस्ट जो है वो हमें करना होता है। कोई स्पेशल नॉलेज या स्किल जो है वो हम इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है डेवलपमेंट डिज़ाइन। ठीक है, डेवलपमेंट डिज़ाइन से मुराद हमारा ये है कि एक डिज़ाइन हमारे पास, एक चीज़ हमारे पास ऑलरेडी डिज़ाइन हो चुकी है, ठीक है, तो हमने उसको मॉडिफाई करना है ताकि वो जो है मज़ीद बेहतर हो सके। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट डिज़ाइन। ठीक है, जो नया प्रोडक्ट होगा, ठीक है, ओरिजिनल वो जो पहले वाला ओरिजिनल प्रोडक्ट होगा उससे काफ़ी हद तक बेहतर होगा।
डेवलपमेंट डिज़ाइन से मुराद हमारे पास आप देख लें पाकिस्तानी एयरप्लेन देख लें JF-17। ये जिस तरह उन्होंने JF-17 थंडर का पहले ब्लॉक 1 बनाया, ठीक है, फिर उस ब्लॉक 1 से उसकी डेवलपमेंट की, डिज़ाइन को डेवलप किया, फिर ब्लॉक 2 बनाया, अब उसकी जो है ना वो ब्लॉक 3 बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अडैप्टिव डिज़ाइन में हम हमारा आप कह लें कि बेसिक्स सेम होती है, फाउंडेशन सेम होती है, लेकिन हम उसमें नए आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करते हैं, नए मटेरियल्स या डिफरेंट मटेरियल्स या डिफरेंट मेथड्स ऑफ मोशन या डिफरेंट मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो जो नया डिज़ाइन बनता है वो पहले वाले डिज़ाइन से जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर होता है, एक नई चीज़ हमारे पास बन के आ जाती है, ठीक है। जो थर्ड पार्ट इसमें हमारे पास है जी न्यू डिज़ाइन, ठीक है। इसको हम स्टडी करें थर्ड पार्ट को, न्यू डिज़ाइन। This type of design needs a lot of research, technical ability, and creative thinking. Only those designers who have personal qualities of a sufficiently high order can take up the work of a new design. अच्छा जी, न्यू डिज़ाइन से हमारा मुराद ये है कि हमने एक बिल्कुल नई चीज़ डिज़ाइन की, ठीक है। और ये जो तीनों डिज़ाइन हमने पढ़े हैं उनमें ये सबसे मुश्किल चीज़ है कि हम एक बिल्कुल नई चीज़ डिज़ाइन करें, एक नई चीज़ इन्वेंट कर दें या एक बिल्कुल नई चीज़ डिज़ाइन करें, यानी स्क्रैच से शुरू करें और एक नई चीज़ डिज़ाइन कर दें। जैसे राइट ब्रदर्स ने, ठीक है, 19th सेंचुरी के स्टार्ट में आई थिंक सो, राइट ब्रदर ने जो है 19th सेंचुरी के एंड में एयरप्लेन का डिज़ाइन, एयरप्लेन बनाया था, तो दे डिज़ाइन आर न्यू थिंग, ठीक है। ऐसे आजकल भी काफ़ी न्यू डिज़ाइन जो हमारे पास चीज़ें आ रही हैं, जैसे कार्स वगैरह कि जो है वो न्यू डिज़ाइन आ रहे हैं, जो स्क्रैप से बिल्कुल एक नया डिज़ाइन बना रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल है हमारे पास, ठीक है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल इज़ अ न्यू डिज़ाइन, ठीक है। इस तरह जो बिल्कुल स्क्रैप से, यानी बिल्कुल एक नई चीज़ हम डिज़ाइन करते हैं, इट इज़ कॉल्ड न्यू डिज़ाइन। लेकिन न्यू डिज़ाइन जो है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ है, इसमें आपने सबसे ज़्यादा आपके पास टेक्निकल एबिलिटी होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए और क्रिएटिवनेस आपके अंदर होनी चाहिए, तो फिर ही आप जो है ना वो एक न्यू डिज़ाइन बना सकते हैं। न्यू डिज़ाइन बनाने वाले जो डिज़ाइनर होते हैं वो काफ़ी एफिशिएंट होते हैं, ठीक है, और काफ़ी उनके पास डीप नॉलेज होते हैं। द डिज़ाइन डिपेंडिंग ऑन द मेथड यूज्ड may be classified as follows, ठीक है। अभी हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड अकॉर्डिंग टू डिज़ाइनिंग मेथड पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू डिज़ाइनिंग टेक्निक पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू डिज़ाइनिंग मेथड, ठीक है, जिसमें सबसे पहले है रेशनल डिज़ाइन, ठीक है। रेशनल डिज़ाइन से मुराद है कि दिस टाइप ऑफ डिज़ाइन डिपेंड्स अपॉन मैथमेटिकल फार्मूले ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है। यानी इसमें हम मैथमेटिकल फार्मूले यूज़ करते हैं, मैथमेटिकल फार्मूले यूज़ करके हम मोशन को स्टडी करते हैं, डिज़ाइन को स्टडी करेंगे, मटेरियल को स्टडी करेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग मैथमेटिकल फार्मूलाज। मैथ की मदद से हम डिज़ाइन करेंगे। सेकंड जो मेथड है इट इज़ एम्पेरिकल डिज़ाइन। एम्पेरिकल डिज़ाइंस, एम्पेरिकल कहते हैं कि किसी पुरानी चीज़ की कॉपी करना, ठीक है, या एक एक्सपेरिमेंटल तरीके से हमने एक चीज़ बना ली है तो हमने उसको बार बार आगे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो एम्पेरिकल डिज़ाइन का मतलब ये है कि एक हमने स्टैंडर्ड चीज़ बना ली है, ठीक है, उस स्टैंडर्ड चीज़ को हमने जो है ना वो बार बार कॉपी करना है, ठीक है। पास्ट एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए हमने डिज़ाइनिंग करनी है, इट इज़ कॉल्ड एम्पेरिकल डिज़ाइन। दिस टाइप ऑफ रीड आउट कर देता हूँ, दिस टाइप ऑफ डिज़ाइन डिपेंड्स अपॉन एम्पेरिकल फार्मूले बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस एंड पास्ट एक्सपीरियंस। यानी एक एम्पेरिकल फार्मूला टाइप हम चीज़ बना लेंगे, ठीक है, और इस एम्पेरिकल फार्मूले को यूज़ करते हुए हम जो है ना वो डिज़ाइनिंग करेंगे। पार्ट सी है हमारे पास इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ठीक है। दिस टाइप ऑफ डिज़ाइन डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन एक्सपेक्ट्स टू मैन्युफैक्चर एनी मशीन कंपोनेंट इन द इंडस्ट्री। जब हमने इंडस्ट्री के लिए या इंडस्ट्री में कोई डिज़ाइन बनाना है, ठीक है, इट विल बी इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ठीक है। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन से मुराद हमारा यही होगा कि काफ़ी बल्क क्वांटिटी में जब हमने डिज़ाइन कोई प्रोडक्ट बनाना होता है तो हम उसका इंडस्ट्रियल डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्टिमम डिज़ाइन। ऑप्टिमम का मतलब होता है बेस्ट,
ठीक है, बेस्ट चीज़ आपने स्टडी करने के बाद एक जो है वो बेस्ट चीज़ बना ली है, तो इट विल कॉल्ड ऑप्टिमम। ठीक है, तो ऑप्टिमम डिज़ाइन से मुराद है कि इट इज़ अ डिज़ाइन फॉर द गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन अंडर द स्पेसिफाइड कॉन्स्टेंट्स। इट मे बी अचीव्ड बाय मिनिमाइजिंग द अनडिजायरेबल इफेक्ट्स। ठीक है, यानी ऑप्टिमम डिज़ाइन का वो मतलब है कि आपकी आपकी जो कॉन्स्टेंट्स हैं, जो आपकी जो कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस के अंदर अंदर रहते हुए एक ऐसा डिज़ाइन जो आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी प्रोवाइड करे। ठीक है, इट इज कॉल्ड ऑप्टिमम डिज़ाइन। ठीक है, सिस्टम डिज़ाइन नेक्स्ट है हमारे पास। इट इज अ डिज़ाइन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल सिस्टम लाइक अ मोटर कार। ठीक है, यानी पूरे सिस्टम को जब हम डिज़ाइन करते हैं तो इट विल कॉल्ड द सिस्टम डिज़ाइन। ठीक है, सिस्टम डिज़ाइन जैसे इसने मिसाल दी है कि मोटर कार को हम डिज़ाइन करने हैं सिस्टम डिज़ाइन। ठीक है, एचवीएसी सिस्टम हम मैकेनिकल में डिज़ाइन करते हैं तो इट विल बी सिस्टम डिज़ाइन। एरोप्लेन के सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे तो इट विल बी सिस्टम डिज़ाइन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट एफ को स्टडी करते हैं। पार्ट एफ इज एलिमेंट डिज़ाइन। अब एलिमेंट्स हमें पता चल रहा है कि हमने एक मैकेनिकल सिस्टम के जब किसी एक एलिमेंट को डिज़ाइन करने हैं तो इट वुड बी एलिमेंट डिज़ाइन। जैसे गाड़ी के हमने इसी पे जब पिस्टन को डिज़ाइन करना है, ठीक है, तो ये जो है वो एलिमेंट डिज़ाइन है। या किसी कार, हम ऑटोमोबाइल की बात कर रहे हैं, हमने कार की क्रैंकशाफ्ट को डिज़ाइन करने हैं या कनेक्टिंग रोड को डिज़ाइन करने हैं, देन इट वुड कॉल्ड एलिमेंट डिज़ाइन। नेक्स्ट जो हमारे पास आखिरी मेथड है डिज़ाइनिंग का, इट इज़ कॉल्ड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, यानी जब हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से डिज़ाइन हम करेंगे तो इसको हम कहते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। आप लोगों ने भी कैड पढ़ा होगा पहले, विच इज़ एक्चुअली कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग और कंप्यूटर एडेड ड्राइंग। यानी आपने कंप्यूटर की मदद से सिर्फ जो है वो ड्राफ्टिंग की होगी या ड्राइंग की होगी। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इज समथिंग एल्स। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में हमारे पास काफ़ी सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जिसमें हत्ता कि एक्सेल को भी हम यूज़ करते हैं, वर्ड को भी यूज़ करते हैं फॉर रिपोर्ट राइटिंग, एक्सेल को यूज़ करते हैं कैलकुलेशंस के लिए, मैटलैब को यूज़ करते हैं कैलकुलेशंस के लिए। इसके अलावा हमारे पास एनालिसिस सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जिसमें एनसिस है, कॉमसोल है। ठीक है, वो एनालिसिस करते हैं, हमारे पास सिमुलेशंस करते हैं। फिर ड्राइंग सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जो मेरे ख्याल में आप लोग इस सेमेस्टर में पढ़ रहे हो या पहले पढ़ चुके हो। इसमें कैड सॉफ्टवेयर हैं, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग वगैरह, ऑटो कैड है, सॉलिड वर्क्स है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग कुछ पढ़ ली होंगी, कुछ पढ़ोगे, तो ये सब जो हमारे पास कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में आते हैं। अच्छा जी, आगे हमारे पास टॉपिक 1.3 है। टॉपिक 1.3 इट इज़ जनरल कंसिडरेशन इन मशीन डिज़ाइन। कि मशीन डिज़ाइन को में हमने डिज़ाइनिंग करते वक्त किस किस चीज़ को कंसीडर करना है, यानी क्या क्या चीज़ें हमने कंसीडर करनी है, लास्ट में कंसीडर करनी है हमने मशीन डिज़ाइन को, सब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हुए, इस सब्जेक्ट को स्टडी करते हुए क्या क्या चीज़ें हमने लाजमी उनको कंसीडर करना है। सबसे पहले है जी टाइप्स ऑफ लोड एंड स्ट्रेसेस कास्ड बाय द लोड। पहली बात है, हमने जो चीज़ मैकेनिकल कोई कंपोनेंट डिज़ाइन करते हैं तो उसको हम लोड उठाने के लिए डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, उस पर कोई ना कोई मैकेनिकली लोड लाजमी आते हैं, तो उस मैकेनिकल लोड की वजह से उसमें स्ट्रेसेस वगैरह पैदा होती हैं। सबसे बेसिक कंसिडरेशन और सबसे लाजमी कंसिडरेशन है कि हमने उस लोड को कंसिडर करना है और हमने उस स्ट्रेसेस को कंसिडर करना है। हम कोई मशीन डिज़ाइन या मैकेनिकल डिज़ाइन हम कोई ऐसा बना ही नहीं सकते जिसमें हम स्ट्रेसेस और लोड को कंसीडर ना करें, क्योंकि स्ट्रेसेस और लोड को बियर करना ही हमारा मेजर कंसर्न होता है किसी भी मैकेनिकल पार्ट को। नेक्स्ट है हमारे पास मोशन ऑफ द पार्ट्स और काइनेमेटिक्स ऑफ द मशीन्स। यानी हमने जो मशीन बना ली है, हमने वो किस तरह मोशन करेगी। ठीक है, या उस मशीन की काइनेमेटिक्स क्या होंगी, हमने उसको लाजमी इन डिटेल्स जो है वो कंसिडर करना है।
मिसाल में देता हूँ कि हम कार के नीचे पहिया लगाते हैं, व्हील लगाते हैं, ठीक है। तो हमें आफ्टर स्टडी पता चला कि कार के नीचे हम व्हील लगाएंगे तो हमारी कार बेहतर मूव करेगी। अगर हम कार के नीचे एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक लगा देते या एक स्क्वायर ब्लॉक लगा देते या हेक्सागोनल ब्लॉक लगा देते तो हमारी जो है वो कार की मोशन में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होनी थी, ठीक है। तो आफ्टर स्टडी हमें पता चला कि अगर हम कार में, बहुत आसान सी मिसाल दे रहा हूँ, अगर हम कार में व्हील लगाएंगे तो इट विल बी द ऑप्टिमम डिज़ाइन, ये हमारे पास बेस्ट डिज़ाइन होगा, ठीक है। और कार की जो मोशन होगी वो बहुत अच्छे से वो मूव करे। बाकी हाँ, स्टडी करते हैं हम इसको। द सक्सेसफुल ऑपरेशन of any machine depends upon the simplest arrangement of the parts, which will give the motion required. The motion of the parts में भी, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी मशीन का सक्सेसफुल ऑपरेशन जो है उसके कंपोनेंट्स पर डिपेंड करता है, उनके कंपोनेंट्स की छोटी छोटी मोशन पर डिपेंड करते हैं। वो छोटे छोटे मोशन कंपोनेंट्स के मिल के जो है वो मशीन का एक सिंगुलर मोशन जो है उसको बनाते हैं। तो मशीन के अंदर कौन कौन से मोशन हो सकते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन हो सकता है, विच इंक्लूड्स यूनिडायरेक्शनल एंड रेसिप्रोकेटिंग मोशन, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन यानी एक लाइन में मोशन हो रहे हैं, ठीक है। या रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो रहा है यानी वाइब्रेशंस टाइप मोशन हो रहे हैं। या कर्विलिनियर मोशन हो सकता है जिसमें रोटरी, ऑसिलेटरी एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन है। कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन हो सकता है। ये कांस्टेंट वेलोसिटी में आप लोग पता होगा कि एक ही स्पीड से, एक ही वेलोसिटी से हमारी बॉडी जो मूव कर रही है। ये कांस्टेंट और वेरिएबल एक्सेलरेशन मोशन हो सकता है, नहीं ऐसा मोशन जिसमें हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन में चेंज नहीं आ रहा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। या ऐसा मोशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल एक्सेलरेशन से मुराद है ऐसा मोशन जिसमें हमारे पास एक्सेलरेशन में चेंज आ रहा है, वेरिंग एक्सेलरेशन है। अगर आप लोगों को ये कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन आप लोगों ने मैट्रिक, एफएससी, डिप्लोमास में ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, अगर आप लोगों को नहीं याद तो आप लोग बराए मेहरबानी इसको एक बार रिपीट कर लें। कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होती है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है, या वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होता है, या डिसेलेरेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार जो है ना उनको रिपीट कर लें तो आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर होगा। एक और चीज़ जो हमने मशीन डिज़ाइन को पढ़ते वक्त हमेशा कंसिडर करनी है वो है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। मटेरियल्स को, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मटेरियल्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है, इसलिए मशीन डिज़ाइन में भी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि हमने एक चीज़ डिज़ाइन तो कर ली, लेकिन अगर हम उसमें मटेरियल सही नहीं लगाते तो हमारा डिज़ाइन जो है वो फेल है। मिसाल के तौर पे हमने एक चीज़ डिज़ाइन कर ली, हमने, हमारा मकसद ये है कि हमने इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट करनी है, इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट के लिए। तो अगर हम एक वहाँ पे एक ऐसा मटेरियल लगा देंगे जो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव है ही नहीं है, जो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटिव है, या जिसकी कंडक्टेंस अच्छी है ही नहीं है, क्या चाहे हमने बहुत अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है, ऑप्टिमम डिज़ाइन हमने बनाया हुआ है, डिज़ाइन बहुत अच्छा किया हुआ है, ठीक है, बाकी डिज़ाइन के सारे जो कह लो कि कंसिडरेशन है वो परफेक्ट है, लेकिन हमने मटेरियल अच्छा नहीं लगाते तो हमारा सारा डिज़ाइन जो है फेल हो जाता है, ठीक है। अच्छा मटेरियल लगाने के लिए हमें मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए। अब जो हमने वर्किंग करनी है, जो हमने मशीन बना रहे हैं या मशीन एलिमेंट डिज़ाइन कर रहे हैं, हमें उसकी वर्किंग का पता होना चाहिए। जब ये दोनों चीज़ों का पता होगा तो फिर हम एक अच्छा मटेरियल जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ मटेरियल प्रॉपर्टीज जैसे स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, वेट, रेजिस्टेंस टू हीट एंड कोरोजन, ये कुछ मेजर मेजर हमारे पास मटेरियल्स की प्रॉपर्टी है। ये हम आगे पढ़ेंगे, आपके कोर्स का हिस्सा है, चैप्टर 2 में हमने ये चीज़ें पढ़नी है, तो आप यू विल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है जी फॉर्म एंड साइज ऑफ द पार्ट्स, यानी मशीन डिज़ाइन में हमने जो है वो साइज और फॉर्म ऑफ द पार्ट को लाजमी कंसिडर करना है। यानी ऐसा ना हो कि हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो हम उसको साइज को कंसिडर ना करें, ठीक है। यानी हमने फर्ज करो हमने एक एरोप्लेन की डिज़ाइन करना है, हमने उसको सक्सेसफुल डिज़ाइन तो कर लिया, लेकिन जो उसका साइज था वो हमने कंसिडर नहीं किया। यानी साइज से मुराद है कि हमने उसको ऐसा बनाना था कि उसमें 200 पैसेंजर जो हैं वो बैठ सकें,
लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने उसको डिज़ाइन तो सही कर लिया, हमने उसमें स्ट्रेसेस वगैरह सब कुछ सही स्टडी कर लिया, लेकिन हमने उसका साइज़ उसको कंसीडर नहीं किया, साइज़ के बारे में सोचा ही नहीं। तो साइज़ हमारा वो 200 पैसेंजर से बहुत छोटा बन गया, तो हमारा डिज़ाइन फेल है। या फिर शायद हमने इतना बड़ा बना दिया कि हमने वो 400 पैसेंजर 200 पैसेंजर हमारा ऑब्जेक्टिव था, हमने वो 400 पैसेंजर का प्लेन बना दिया, तो हमारा डिज़ाइन जो है वो फेल हो जाएगा। दूसरा फॉर्म है, यानी शेप बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डिज़ाइन में। शेप का अंदाज़ा तो आप इस बात से लगा सकते हैं कि जैसा अपनी बिल्डिंग्स वगैरह को देख लें आप, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स की जिस तरह हमारा घर वगैरह है उसका शेप डिफरेंट होती है, और जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं या जिस तरह आपकी यूनिवर्सिटी है उसमें हमारे पास शेप जो है वो डिफरेंट है। तो शेप इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। पांचवी चीज़ जो आपने कंसिडर करनी है मशीन डिज़ाइन में, इट इज़ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एंड लुब्रिकेशन। आपने ये लाजमी देखना है कि जो आपका आपने जो डिज़ाइनिंग कर रहे हैं उसमें जो मोशन होगी, ठीक है, सारी बात है। डिज़ाइनिंग हम मैकेनिकल पार्ट डिज़ाइन करें तो मैकेनिकल पार्ट्स का मतलब है कि आपको मोशन लाजमी होगी, तो जो मोशन होगी वो मोशन की वजह से रेजिस्टेंस कितनी प्रोड्यूस होगी, फ्रिक्शन कितनी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, इस चीज़ को आपने लाजमी कंसिडर करना है। अगर आप फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर देते हैं, फ्रिक्शन कंसिडर नहीं करते, तो आपका डिज़ाइन जो है वो फेल हो सकते हैं, ठीक है। और जब आप फ्रिक्शन कंसिडर करेंगे, सारी बात है, जब फ्रिक्शन होती है तो फ्रिक्शन की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, या आपके पार्ट्स में वियर एंड टियर आ जाते हैं, आपके पार्ट्स कटना फटना शुरू हो जाते हैं। तो इस सूरत हाल से बचने के लिए फिर आप क्या करते हो, लुब्रिकेशन करते हो, ठीक है। तो आपने मैकेनिकल डिज़ाइन में फ्रिक्शन रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन रेजिस्टेंस किस तरह की है, कितनी ज़्यादा है, उसका मैग्नीट्यूड कम है, और फिर उसको कंसीडर करते हुए आपने लुब्रिकेशन जो है वो किस किस्म की लुब्रिकेशन हम करेंगे, क्योंकि कहीं जगह मतलब फ्रिक्शन कम होती है तो हम पानी से लुब्रिकेशन कर लेते हैं, कहीं जगह फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है तो हमें स्पेशल पर्पज़ फ्लूइड यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप लोग इंजन ऑयल चेंज करवाते हो, इंजन में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है, अपने बाइक्स के इंजन में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें स्पेशल टाइप का लुब्रिकेशन यूज़ करनी पड़ती है जिसे हम इंजन ऑयल या मोबिल ऑयल बोलते हैं। ऐसे यहाँ पे इसने मिसाल दी हुई है कि बेरिंग्स में हमें जो है वो बेरिंग फ्रिक्शन कम करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन बेरिंग्स में खुद इंटरनली फ्रिक्शन होती है तो हमें वहाँ पे लुब्रिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा जी, छठा पॉइंट हमारा है जी कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल फीचर्स। बड़ा आसान सा पॉइंट है ये कि हमने डिज़ाइन ऐसा करना है कि ये ना हो कि डिज़ाइन तो हमने बहुत अच्छा बना लिया लेकिन वो हमारे लिए कन्वीनियंट ना हो। हम उसमें एक ऐसा मटेरियल चूज़ कर लें, ठीक है, जो मिलता ही ना हो। पाकिस्तान में हमने डिज़ाइन बनाना है और एक हम ऐसा मटेरियल हमने चूज़ कर लिया जो पाकिस्तान से मिलता ही ना हो, जो हमें चाइना से इंपोर्ट करना पड़े या हमें जो अमेरिका से इंपोर्ट करना पड़े, तो ये डिज़ाइन हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं होगा, क्योंकि ये इससे इससे हमारे इकोनॉमिकल फीचर्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। हमें बड़ा महंगा पड़ जाएगा डिज़ाइन ये। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो हमने लाजमी अपनी मशीन डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करते हुए इस तरह की चीज़ें हमने लाजमी कंसीडर करनी है। सातवां पार्ट है जी यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड पार्ट्स। अच्छा, मशीन डिज़ाइन को बहुत पुराना सब्जेक्ट है, बड़ा बेसिक का सब्जेक्ट है, तो मशीन डिज़ाइन को यूज़ करते हुए हम लोगों ने क्या किया है कि कुछ स्टैंडर्ड्स बना लिए हैं अपने, ठीक है। तो हमने जब एक अपना डिज़ाइन बना रहे हैं हम लोग, साइंटिस्ट ने कुछ स्टैंडर्ड बना लिए हैं और हम जब अपना डिज़ाइन बना रहे हैं तो हमने कोशिश करना है कि हम अपने डिज़ाइन में वो स्टैंडर्ड पार्ट यूज़ करें, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम एक गाड़ी बना रहे हैं, तो गाड़ी में जो हमने गियर्स यूज़ करने हैं तो हम एक स्टैंडर्ड गियर यूज़ करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हमने स्टैंडर्ड गियर यूज़ किया होगा तो अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से अगर हमारा गियर टूट जाता है या गियर में वेयर एंड टियर आ जाता है या गियर ख़राब हो जाता है, तो हमने अगर स्टैंडर्ड पार्ट यूज़ किया होगा तो वो मार्केट से इजीली अवेलेबल होगा। हम जाएंगे उस वो वेंडर को स्टैंडर्ड बताएंगे, उसका नंबर बताएंगे गियर का, हम इजीली गियर को रिप्लेस कर लेंगे। लेकिन अगर हमने स्टैंडर्ड पार्ट यूज़ नहीं किया होगा, हमने स्पेशल पार्ट यूज़ किया होगा,
ठीक है, स्पेशली उसको डिज़ाइन किया होगा, तो हमें नुकसान ये होगा कि हमें वो पार्ट बहुत महंगा पड़ेगा। मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे कि वो पार्ट जो है हमें दोबारा बना के दो। ठीक है, तो इसलिए जो है ना वो यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड पार्ट्स बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ के तकरीबन हमने स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं, बोर्ड्स के, बेरिंग्स के, पुलिस के, गियर्स के, स्क्रूज के, नट्स के, हर चीज़ के स्टैंडर्ड बने हुए हैं। तो हमें चाहिए कि जब भी हम डिज़ाइनिंग करें तो हम स्टैंडर्ड पार्ट्स को यूज़ करें, अपने डिज़ाइन में स्टैंडर्ड पार्ट्स को यूज़ करें। नेक्स्ट है हमारे पास सेफ्टी ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, सेफ्टी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। डिज़ाइनिंग में भी हमने सेफ्टी को लाजमी जो है ना वो इंश्योर करना है। ठीक है, ऐसा हम डिज़ाइन ना बनाएं कि जिससे एक्सीडेंट का ख़तरा हो, ऑपरेटर को एक्सीडेंट का ख़तरा हो या मशीन को एक्सीडेंट का ख़तरा हो ऑपरेशन के दौरान। तो वही ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, सेफ्टी फीचर्स हमने अपने डिज़ाइन में रखे हैं। यानी अगर वो फर्ज करो कि हमने एक मशीन बनाई है जो 2000 आरपीएम पे चल रही है, ठीक है, और 3000 आरपीएम पे वो 2000 आरपीएम को हमें उसको चलाना है और 3000 आरपीएम पे वो मशीन जो है वो उसकी मशीन पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं या मशीन पार्ट में कुछ ऐसी मोशन आ सकती है कि वो ऑपरेटर को नुकसान पहुंचा दे। तो हमने इसमें सेफ्टी फीचर बनाना चाहिए कि जब वो मशीन की स्पीड 2500 आरपीएम पे पहुंचे तो ऑटोमेटिकली मशीन जो है वो क्लोज हो जाए, ऑटोमेटिकली मशीन शट डाउन हो जाए। तो ये नहीं, एक किस्म का सेफ्टी स्विच या सेफ्टी फीचर हमने उसमें बना लिया। तो अपने डिज़ाइन में भी हमने सेफ्टी ऑफ ऑपरेशंस को लाजमी कंसीडर करना है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी वगैरह भी हम डिस्कस करेंगे, वो हम नेक्स्ट जो है ना वो लाजमी डिस्कस करेंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी वगैरह क्या होता है, वो भी सेफ्टी ऑफ ऑपरेशन का एक हिस्सा होगा। नाइन्थ पार्ट है वर्कशॉप फैसिलिटीज़। अब डिज़ाइन इंजीनियर को या डिज़ाइनर को इस चीज़ को लाजमी कंसीडर करना चाहिए कि आपके वर्कर के पास किस किस्म की वर्कशॉप फैसिलिटीज़ हैं। यानी कोई ऐसा डिज़ाइन ना बना दे कि वर्कर बेचारा उसको अपनी वर्कशॉप में बना ही ना सके। मिसाल के तौर पे अगर तो आपके पास सीएनसी वगैरह लगी हुई है तो आप कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन बनाएं, लेकिन अगर आपके पास सीएनसी मशीन्स वगैरह नहीं लगी हुई, मैनुअल मशीन्स लगी हुई हैं, तो फिर आपको सिंपल डिज़ाइन बनाना चाहिए ताकि आपका जो एम्प्लॉयर है या आपका जो वर्कर है वो उसको ईजिली जो है फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बना सके। 10th पॉइंट है, इसमें है जी नंबर ऑफ मशीन्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड या नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। कि हमने इस चीज़ को लाजमी कंसीडर करना है कि जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं वो जो प्रोडक्ट का डिज़ाइन है, जिस प्रोडक्ट का डिज़ाइन है उसको हमने कितनी बार मैन्युफैक्चर करना है। अगर तो हमने उसको बहुत बार मैन्युफैक्चर करना है, बल्क क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर करना है, तो फिर तो वो जो डिज़ाइन हमारा बना होगा उसकी जो एक्सपेंस होगा वो सारे प्रोडक्ट्स में जो है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर हमने उसको ऐसा डिज़ाइन बनाना है जो उसको हमने ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी, कुछ दो चार पार्ट्स बनाने हैं, तो फिर हमें उसके लिए डिज़ाइनिंग डिफरेंट हमें करनी पड़ेगी। ऐसी डिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी जो हम दो चार पार्ट्स बना तो लें लेकिन हमें कॉस्ट जो है उसकी बहुत ज़्यादा ना आए। ठीक है, हमें कॉस्ट को या एक्सपेंसिव को जो है वो उसमें लाजमी जस्टिफाई करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मशीन्स टू बी या नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, ये हमें लाजमी देखना है। नेक्स्ट है जो हमने एक चीज़ जो कंसिडर करनी है अपने डिज़ाइन में, इट इज़ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। कि हमने एक चीज़ बना तो ली है लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा आ रही है कि वो आम बंदा जो है वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकेगा, या जो हमारा एंड यूज़र है वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकेगा, तो वो हमारा डिज़ाइन फेल है। ठीक है, हमें कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो ड्यूरिंग डिज़ाइनिंग उसको हमें लाजमी कंसीडर करना होता है। लास्ट पॉइंट है कंसिडरेशन जो हमें ड्यूरिंग
मशीन डिज़ाइन की इम्प्लीमेंट या मशीन डिज़ाइन का सब्जेक्ट या कोई एलिमेंट डिज़ाइन करते वक्त हमें कंसिडर करना है वो है असेंबली। एवरी मशीन स्ट्रक्चर मस्ट बी assembled एज अ यूनिट बिफोर इट कैन फंक्शन। हर मशीन या कोई स्ट्रक्चर है उसको हमें एज अ यूनिट से लाजमी असेंबल करना पड़ता है इसे यूज़ करने से पहले। तो हमें डिज़ाइन ऐसा बनाना चाहिए कि असेंबलिंग में हमें डिफ़िकल्टी ना हो, असेंबलिंग हम आसानी से कर सकें। मिसाल के तौर पे यानी शार्प्स, नट्स, बोल्ट्स, इन जैसी चीज़ों की हमें उनमें जगह रखनी पड़ेगी अपने डिज़ाइन में, ताकि दूसरे कंपोनेंट्स आसानी से जो है वो आपके एलिमेंट से कनेक्ट हो सकें, ठीक है, और आपका जो है वो ओवरऑल डिज़ाइन जो है वो ऑप्टिमम हो सके। ओवरऑल डिज़ाइन एक सिंगल यूनिट बन जाए और उसकी वर्किंग जो है ईजिली वो अपना वर्क कर सके। ये 12 फैक्टर जो हैं आपने हमेशा याद रखने हैं। हमेशा मशीन डिज़ाइन या डिज़ाइन ऑफ मशीनरी को स्टडी करते वक्त लाजमी आपने कंसिडर करने हैं और याद रखने हैं। आज का आखिरी टॉपिक डिस्कस करते हैं कि जनरल प्रोसीजर इन मशीन डिज़ाइन, कि मशीन डिज़ाइनिंग का जनरल प्रोसीजर होता क्या है, कि हम मशीन डिज़ाइनिंग हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं और क्या क्या चीज़ें हमने बारी बारी स्टडी करनी है या इम्प्लीमेंट करनी है, और आखिर में फाइनल पर जो काम है हमने वो क्या करना है। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ है वो नीड से स्टार्ट होती है, ठीक है, कि हमें रिकॉग्निशन ऑफ नीड, कि हमें नीड, जब हमें नीड का अंदाज़ा हो जाता है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है तो फिर हम उसकी डिज़ाइनिंग के लिए जाते हैं। यानी मिसाल के तौर पे हमें आज से 200 साल पहले इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी कि हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए किसी एक मैकेनिकल एलिमेंट की ज़रूरत है, ठीक है, तो हमने वो जो मैकेनिकल एलिमेंट बनाया वो कार थी। यानी सबसे पहले हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने की नीड, हमें पता चला कि ये हमारी नीड है, ठीक है, तो उस नीड को देखते देखते हमने जो है ना उस नीड पे हमने सोचा कि हम इस नीड को पूरा करने हैं, तो हमने वो मैकेनिकली डिज़ाइनिंग शुरू की। तो एट द एंड हमने क्या किया कि हमने एक कार को डिज़ाइन कर लिया। सेकंड जो है, जब हमारे पास नीड हो जाती है, हमें नीड का पता चल जाता है, तो सेकंड काम हमने करना होता है सिंथेसिस। हमने ये चीज़ फाइनल करनी होती है कि जो हमने डिज़ाइन बनाना है उसका मैकेनिज्म क्या होगा, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा, ठीक है। पहला रिकग्निशन ऑफ नीड, हमारी नीड क्या होगी, हमारी नीड क्या है। जब हमें नीड का पता चल गया कि हमने ये चीज़ बनानी है, ठीक है, अपना ये पर्पस का पता चल गया, तो दूसरी बात ये है कि हमने उसको किस मैकेनिज्म से बनाना है या उसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या होगा। दोनों चीज़ें इसमें आ सकती हैं कि हमने किस मैकेनिज्म से बनाना है और उस नीड का या जो हम चीज़ बना रहे हैं उस डिज़ाइन का वर्किंग मैकेनिज्म क्या होगा, ठीक है। सेकंड ये हो गया। थर्ड ये है कि हमने जिस तरह हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हमने उस पर जो लोड्स लग रही हैं या जो फोर्सेस लग रही हैं हमने उसको एनालाइज करना है। कौन कौन सी फोर्स लग रही होगी, क्या क्या चीज़ें उसमें एनर्जी ट्रांसमिट करने में कौन कौन सी फोर्स लग रही होगी, या कौन कौन सी फोर्सेस या स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगी, उनका क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, वो सब हमने जो है वो स्टडी करते हैं। चौथा जो है मटेरियल सिलेक्शन, पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी हमने कंसिडरेशन में भी देखा है कि मटेरियल सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। तो मटेरियल सिलेक्शन हम चौथे नंबर पे करते हैं। नीड को रिकग्नाइज करने के बाद हमने उसका मैकेनिज्म बनाया, मैकेनिज्म बनाने के बाद हमने उसकी फोर्सेस बनाई, और फोर्सेस बनाने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमें किस तरह का मटेरियल चाहिए, तो हम फिर मटेरियल को जो है ना वो सिलेक्ट करेंगे। मटेरियल को सिलेक्ट करने के बाद हमने डिज़ाइन ऑफ एलिमेंट्स करने हैं। इन डिज़ाइन ऑफ एलिमेंट्स में हमने साइज सेलेक्ट करेंगे, उसकी शेप सेलेक्ट करेंगे और उसके हम स्ट्रेसेस को स्टडी करेंगे। इन द एंड अगर हमें कोई मॉडिफिकेशन चाहिए, यानी हमारा अगर एम या नीड पूरी नहीं हो रही, तो हमें कुछ ना कुछ अपना जो डिज़ाइन हमने बनाया होगा उसको कुछ ना कुछ हम मॉडिफाई करेंगे। तो छोटा स्टेप मॉडिफिकेशन का आता है। जब मॉडिफिकेशन भी हो जाती है, हमारा डिज़ाइन परफेक्टली तैयार हो जाता है, तो फिर हम उसकी डिटेल ड्राइंग बनाते हैं।
ठीक है, नहीं हर पार्ट की ड्राइंग बनाएंगे, फिर हम असेंबली की ड्राइंग बनाएंगे। तो हम डिटेल ड्राइंग बनाते हैं और डिटेल ड्राइंग के बाद फिर जो है हमारा डिटेल ड्राइंग जो प्रोडक्शन में चली जाती है और फिर उस पर मशीनिंग या कास्टिंग या कोई भी प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, वो स्टार्ट हो जाता है। फिगर 1.1 में इसी चीज़ का उसने एक हमें चार्ट भी बना के दिखाया हुआ है, फ्लो चार्ट भी बना के दिखाया हुआ है, यू कैन सी। सबसे पहले नीड और एम से सिंथेसिस में गए, एनालिसिस ऑफ फोर्सेस में गए, मटेरियल सिलेक्शन में गए, फिर हमने डिज़ाइन ऑफ एलिमेंट्स किया, यानी हर एलिमेंट को हमने बारी बारी डिज़ाइन किया, उनके साइज डिज़ाइन किए, उनके स्ट्रेसेस डिज़ाइन की। ठीक है, उसके बाद हम ने उनमें मॉडिफिकेशन की, मॉडिफिकेशन करने के बाद हमने उसकी उनकी डिटेल ड्राइंग बनाई, और फिर हम प्रोडक्शन में चले गए और प्रोडक्शन के बाद हम यानी उसकी असम्बली में चले जाएंगे या प्रोडक्शन में ही असम्बली वाला फैक्टर रखें। ठीक है, तो दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर। ये हमारा हमने पहले चैप्टर से पहले टॉपिक से इतना ही पढ़ना था और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था आज। ठीक है, डिटेल लेक्चर जो हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।